आज मैं आपको बताऊंगी मुश्किल की एपिसोड नंबर 4 के बारे में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। शुक्रिया। दोस्तों, एक तरफ तो फराज काबू फराज को ले जाता है और उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि आखिर कैसे और क्यों ये सब हुआ, ऐसी क्या वजह थी कि तुम उस लड़की के साथ पकड़े गए। लेकिन फराज बार बार अपने अब्बू को कह रहा होता है, अब्बू ऐसी कोई बात नहीं है, वो लड़की बहुत अच्छी है और हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन उसका अब्बू ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसको यही लग रहा होता है कि उसका बेटा ही कसूरवार है और उसी ने ही कुछ किया है। फराज का अब्बू बार बार फराज से कह रहा होता है, देखो मुझे सच बता दो, अगर मुझे बाद में किसी और से ये बातें पता चली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और किसी मामले में भी नहीं बोलूंगा। लेकिन फराज को पता नहीं चल रहा था कि वो अपने अब्बू को कैसे यकीन दिलाए कि उस लड़की का और मेरा कोई कसूर नहीं है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ठीक है, और हमारा एक डिपार्टमेंट भी नहीं है, डिपार्टमेंट भी अलग अलग है। लेकिन उसको अपनी दोस्त के बारे में मुझसे एक बात करनी थी और वो ये थी कि वो अपनी दोस्त का प्रपोजल मेरे पास लेकर आई थी, लेकिन मैंने उसी टाइम इनकार कर दिया। तो उसका अब्बू हैरान हो जाता है कि वो लड़की सिर्फ ये कहने के लिए तुम्हें आखिरी कोने में मिलने आ गई, लेकिन ऐसा क्यों, और तुमने उस लड़की को वहाँ क्यों बुलाया, और सबसे बड़ी बात, जब पुलिस ने तुमसे पूछा तो तुमने उनको झूठ बोला कि वो तुम्हारी बीवी है, ऐसा क्यों बोला। फराज अपने अब्बू को एक एक बात बताता कि अब्बू मैंने इसलिए झूठ बोला था कि पुलिस हमारे पीछे ना पड़े और वो हमारी जान छोड़ दे और हम वहाँ से चले जाएं। लेकिन वो हमारे पीछे पड़ गई और हाथ धोकर पड़ गई कि उन्होंने हमसे कोई ऐसे लगा बदला लेना हो, तो उन्होंने हमें इस चीज में फंसवा दिया। फराज एक एक बात अपने अब्बू को बता देता है, लेकिन उसके अब्बू को फिर भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। लेकिन अब वो क्या करे, कैसे अपनी बेगुनाही को साबित करे। फराज अकेला रात के वक्त लॉन में टहल रहा होता है। वो अपने मोबाइल पर न्यूज देखता है जहां उसकी और समीन की खबरें चल रही होती हैं। हर तरफ मीडिया सोशल में उनकी ही खबरें चल रही होती है और वो ये देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो ये कैसे अपने ऊपर से ये दाग हटाए और कैसे समीन को भी बेगुनाह साबित करे। फिर फराज के ख्याल में आता है कि वो जो इंस्पेक्टर था उसने जानबूझकर इनको फंसाया है, लेकिन ऐसा क्यों किया। फराज उसका ख्याल देख रहा होता है और सोच रहा होता है, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हालांकि हमारी कोई गलती नहीं थी और वो अच्छी तरह जानते थे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी उसने हमें फंसाने की पूरी कोशिश की। फराज अकेला लॉन में बैठा होता है तो उसकी बहन उसके पास आती है और उसे कहती है, भाई वो लड़की कौन थी, वो उसे पूछने लग जाती है। फराज को इस चीज़ों पर दुख हो रहा था कि घर का एक एक फर्द उसे हर चीज़ के बारे में पूछ रहा था, उस लड़की के बारे में पूछ रहा था, जबकि उस लड़की का और फराज का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। फराज की सिस्टर अपने भाई से पूछते हैं, भाई मुझे बताया आखिर वो लड़की कौन थी। फराज उसको एक एक चीज़ बताते कि वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन मेरी क्लास फेलो नहीं है, उसका डिपार्टमेंट अलग है, मेरा डिपार्टमेंट अलग है। वो एक एक बात उसको बताते कि वो अपनी दोस्त के लिए मुझसे मिलने आई थी, उसका कोई कसूर नहीं है। जबकि उसकी सिस्टर ये कह रही होती है, भाई उसने ही आपको ट्रैप किया ना, गलत रास्ते पर लेकर आई, उसी की वजह से आप फंसे ना। फराज उसको कहते हैं, नहीं समीन बहुत अच्छी लड़की है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बस अपनी दोस्त की मुझसे एक पैगाम लेकर आई थी अपनी दोस्त के बारे में जो उसने मुझे बताना था, तो मैंने उसे कहा रेस्टोरेंट आ जाओ, मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पर गया हुआ था। तो उसकी सिस्टर मुंह में बुड़ बनाने लगती है कि नहीं उसका ही कसूर होगा, वो अपने भाई को बेकसूर समझ रही होती है, लेकिन असल में समीन का भी इसमें कोई कसूर नहीं होता। फराज हर किसी को यकीन दिलाता है कि इसमें ना उस लड़की का कसूर है ना मेरा कसूर है। दूसरी तरफ फराज का अबू अकेला खड़ा सोच में डूबा होता है कि उसकी बीवी उसके पास आ जाती है। उसकी बीवी उससे कहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आप फराज की बात का एतबार क्यों नहीं कर लेते। तो फराज का अबू कहता है, मुझे उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं है, सच पूछो तो मुझे तो सारा फराज का ही कसूर लगता है और उस लड़की और फराज के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। फराज का अब्बू कह रहा होता है कि अपनी बीवी को ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो एक दूसरे को जानते नहीं और वो लड़की उससे मिलने आ गई, वो भी रेस्टोरेंट के आखिरी कोने में। जबकि फराज की अम्मी अपनी शोर को समझा रही होती है कि मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, मुझे नहीं पता वो लड़की कैसी है, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। फराज का अब्बू अपनी बीवी से कह रहा होता है, मुझे फराज पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। जबकि फराज की अम्मी उससे पूछती है, चलिए ठीक है जो हुआ हो गया, लेकिन आप चाय पियेंगे। फराज का अब्बू इनकार कर देता है और उसकी बीवी चली जाती है। दूसरी तरफ फराज का अब्बू अपने बड़े बेटे असफंद से बात कर रहा होता है। असफंद को सारी कहानी बताते क्योंकि न्यूज़ में वो सब कुछ सुन लेता है और परेशान होता है। तो उसका अब्बू कहता है, बेटा बस जल्दी से आ जाओ, मेरा दिल नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ समीन परेशान होती है, लॉन में अकेली टहल रहती है और उसका अब्बू रूम में परेशान हो रहा था। उसका अब्बू सोच सोच के ही उसे दुख हो रहा होता है कि मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया, मैंने तो उनकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन उसका अब्बू समझ जाते ये सब उस इंस्पेक्टर की
की वजह से उसने जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि आखिर मौका तो मेरी बेटी ने दिया है, कसूर तो मेरी बेटी का है, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। वो बार बार उस पुलिस इंस्पेक्टर की बातें अपने जहन में दोहरा रहा होता है। तो दूसरी तरफ समीन लॉन में अकेली परेशान हो रही होती है, वो रो रही होती है और वो कहती है कि काश मुझसे ये सब ना हुआ होता। दूसरी तरफ उसका अब्बू जो है खुदकुशी करने का सोच रहा था। उसका अब्बू कहता है मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा और मर जाऊंगा। तो उसका अब्बू पिस्टल उठाता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ जो है वो लेकर आता है बंदूक को और उसकी बातें जो इंस्पेक्टर उसको कहता है वो सारी उसके जहन में चल रही होती है। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो समीन की छोटी सिस्टर जो है अपने अब्बू को देखते हैं, उसके हाथ से दूध का गिलास गिर जाता है। वो परेशान हो जाती है, वो भागे अपने अब्बू के पास आती है, अपने अब्बू को कहती है अब्बू प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करें, अब्बू प्लीज़ ऐसा मत करें। लेकिन उसका अब्बू मान नहीं रहा होता और ऐसे गोली चल जाती है। जैसे ही गोली चलती है तो समीन और उसकी अम्मी देखने लग जाती है, हैरान हो जाती है कि आखिर ये गोली की आवाज़ कहाँ से आई। वहाँ से समीन और उसकी अम्मी जो है रूम की तरफ भागने लगती है। जैसे ही समीन और उसकी अम्मी रूम की तरफ भागती हैं और समीन जल्दी से रूम में अंदर आती है तो वो देखती है इकरा जो है अपने अब्बू के पास बैठी है और वो भाग के अपने अब्बू और इकरा के पास आती है। तो दूसरी तरफ समीन की अम्मी भी आ जाती है। दोनों हैरान हो जाते हैं। समीन बंदूक को उठाकर अपने हाथ में लेती है, जबकि समीन की अम्मी बार बार समीन को कह रही होती है जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस को कॉल करो और तुम्हारे अब्बू को अस्पताल लेकर जाना है। जबकि समीन की छोटी सिस्टर अम्मी परेशान हो रही होती है और उसके अब्बू को गोली लग जाती है। समीन परेशान होती है, रो रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। दूसरी तरफ जो उसका कज़न है आरिफ वो जाने की तैयारी कर रहा होता है। आरिफ बस स्टेशन पर होता है और टिकट ले रहा होता है कि अचानक से वो किसी हॉस्टल में जाकर बैठता है कि मैं कुछ खाने पीने के लिए मंगवा लूँ। आरिफ पीने के लिए चाय मंगवाता है कि उसके पास कॉल आती है। तो दूसरी तरफ आरिफ जो है अस्पताल के लिए रवाना हो जाता है। आरिफ अस्पताल में जाता है तो सामने समीन खड़ी होती है। आरिफ समीन को देख रहा होता है, समीन भी आरिफ को देख रही होती है। दूसरी तरफ समीन की अम्मी और इकरा बहुत परेशान हो रहे होते हैं। समीन की अम्मी रो रही होती है तो अचानक से डॉक्टर बाहर निकल कर आता है। डॉक्टर जो है वो आरिफ को कहता है कि इस मरीज़ के साथ कौन आया है। वो कहता है मैं, मेरा मामू है और उनकी बीवी और बेटी ये है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर कहता है कि मुझे उनकी बीवी से और बेटी से बात करनी। तो बीवी और बेटी से कहता है कि इनका जो केस है बहुत क्रिटिकल है और इनको गोली लगी है, तो इसकी जब तक पुलिस आके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेती हम इलाज शुरू नहीं करेंगे। तो आरिफ कहता है डॉक्टर साहब आप देर मत करें, इलाज शुरू करें और मैं पुलिस को बुलाकर लेकर आ। समीन डरी सहमी एक साइड पर खड़ी होती है। सब समीन को अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। इकरा और समीन की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। समीन को समझ नहीं आ रही होती वो क्या करे। इकरा अपनी अम्मी को पानी देती है, अपनी अम्मी को तसल्ली दे रही होती है। तो दूसरी तरफ अस्पताल की जो नर्सें हैं वो समीन को देखकर कह रही होती हैं कि ये तो वही लड़की है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले। लेकिन समीन देखकर डर सी जाती है, समीन परेशान हो जाती है और समीन की अम्मी और इकरा ये बातें सुन रही होती है। जबकि समीन की सिस्टर खड़ी होती है और उन नर्सों को घूरने लगती है, लेकिन वो एक लफ्ज़ में उन्हें नहीं कहती। समीन की सिस्टर इकरा जो अपनी अम्मी के पास से उठकर समीन के पास आती है, समीन को हौसला देती है और समीन को कहती है कि बाजी ऐसा मत करें और आप खामोश रहें। दूसरी तरफ आरिफ भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। समीन की अम्मी भी परेशान अकेली बैठी होती है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर आरिफ के पास आता है और उससे बात करने लग जाता है। तो दूसरी तरफ जो है पुलिस भी अस्पताल पहुंच जाती है। पुलिस आके आरिफ से कहती है कि आप उस मरीज़ के क्या लगते हैं। वो कहता है मेरा मामू है, जबकि वो कहता है मैं उसकी बीवी और बेटियों से बात करना चाहता हूँ। तो जैसे ही पुलिस जो है समीन की अम्मी की तरफ देखता है तो समीन की अम्मी से पूछता है ऐसा क्या हुआ था। समीन की अम्मी कहती है कि वो बंदूक को साफ कर रहे थे, गोली अचानक से लग गई। जैसे ही पुलिस की नज़र समीन पर पड़ती है तो उनको पता चल जाता है ये इसी वजह से हुआ है कि उनकी बेटी कुछ दिन पहले वायरल हुई थी एक वीडियो की वजह से। वो समीन को देखने लग जाती है। समीन इस चीज़ से परेशान हो जाती है, लेकिन समीन एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रही होती। उसकी अम्मी ये बात कहकर टाल रही होती। दूसरी तरफ जो है पुलिस आरिफ को कहती है आप मेरी बात सुने। दूसरी तरफ जो है समीन की अम्मी समीन को देखने लग जाती है। इकरा भी परेशान होती है, समीन भी। आरिफ को पुलिस अपने साथ ले जाते हैं। समीन और उसकी अम्मी इकरा वहाँ पर खड़े होते हैं। आरिफ को जाकर कह रहे होते हैं कि ये केस जो है इसमें आपको हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे तो ही हम इस चीज़ को दबा लेंगे। आरिफ कहते हैं ठीक है मैं आपकी बात समझ गया। दूसरी तरफ इकरा और समीन आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ वहाँ आरिफ आता है। आरिफ समीन और इकरा को देखने लग जाता है। फिर अगले ही दिन जैसे ही उस समीन के अब्बू का जो है ऑपरेट हो जाता है, समीन का अब्बू बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो अपनी बीवी से बातें कर रहा होता है। समीन की अम्मी कहती है आपने ऐसा क्यों किया, आखिर आपने सोचा नहीं आपकी 2 बेटियां हैं, हमारा क्या होगा, अगर मैं भी ऐसे कर लूँ तो हमारी बेटियों का ख्याल कौन रखेगा। तो समीन का अब्बू कहता है कि मुझसे गलती होगी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। वहाँ डॉक्टर आ जाता है और समीन की अम्मी को कहता है कि आपके हस्बैंड अब बिल्कुल ठीक हैं, आप उनको ले जा सकती हैं। समीन की अम्मी ये सुनकर खुश हो जाती है। समीन की अम्मी डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करती है और चीज़ें संभालने लग जाती है। जबकि समीन का अब्बू उसको कहते हैं कि जल्दी चलें, बस मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। समीन की अम्मी कहती है आपने चलना है। तो उसका अब्बू कहता है हाँ जी मैंने जाना है। उसकी अपनी बीवी को कहता है हाँ जी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे वो उठने लगता है समीन की अम्मी कहती है रुक जाए मैं नर्स को बुला लेती हूँ, ये ड्रिप उतार देगी। तो दूसरी तरफ समीन का अब्बू घर आ जाता है। आरिफ समीन के अब्बू के पास बैठा था और वो बातें कर रहे थे। समीन की अम्मी किचन में खड़ी बातें सुन रही होती है। आरिफ कहता है कि
अंकल तब मैं आपसे बगैर इजाज़त मांग कर गया था, लेकिन अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जबकि समीन का अबू कहता है बेटा तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम तो समीन पसंद थी ना। तो वो कहता है हाँ जी मुझे पसंद थी, लेकिन मैं एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और इतनी बेइज़्ज़ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पसंद थी, अब मुझे समीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समीन की अम्मी और समीन भी खड़ी ये बातें सुन रही होती है। समीन के अब्बू को ये सुनकर बहुत दुख होता है। तो समीन का अब्बू कहता है अगर ये बात है तो अब तुम्हारा यहाँ रहना बनता भी नहीं है। वहाँ से समीन चली जाती है तो आरिफ जा रहा होता है। आरिफ जैसे ही रूम से बाहर निकलता है जाने के लिए तो समीन उसको आवाज़ देती है और रोक लेती है। कहती है आरिफ एक मिनट मेरी बात सुन। आरिफ क्या तुम्हें अपनी मोहब्बत पे इतना भी एतबार नहीं था, तुम्हें मुझ पे इतना भी यकीन नहीं था कि कम अज़ कम तुम मुझसे एक बार कोई बात पूछ लो। तो आरिफ उसे कोई जवाब नहीं देता और कहता है मेरे पास पूछने का कोई जवाब ही नहीं था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैंने ये सब किया। समीन उसको कह रही होती है तो आरिफ कह रहा होता है रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं रुकूंगा। समीन उसको कहती है मैं तुम्हें रोक नहीं रही, लेकिन मैं अपनी सफाई, तुमने मुझसे इतना भी नहीं पूछा कि मैं अपनी सफाई में कुछ कह सकूं। लेकिन आरिफ समीन की एक नहीं सुन रहा होता। गोया उसकी मोहब्बत कोई सच्ची नहीं थी, उसकी मोहब्बत झूठी थी। वो एकदम समीन को छोड़कर चला जाता, मंगनी तक वो ख़त्म कर देता है। तो समीन उसको कहती है कि अगर ज़िंदगी के किसी एक हिस्से में ये पता चल जाए मैं बेगुनाह थी तो एक वादा करो कभी भी मुझसे माफ़ी मांगने ना आना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहकर वहाँ से समीन चली जाती है, आरिफ भी चला जाता है। दूसरे दिन समीन की फ्रेंड हरीम बुक रीड कर रही होती है। उसकी अम्मी आती है और उसको कहती है हरीम क्या कर रही है, उठ जाओ तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी आओ। तो हरीम अपनी अम्मी को कहती है अम्मी आप जाए मैं आ रही हूँ। तो उसकी अम्मी कहती है नहीं मेरे साथ चलो, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें अभी बुलाया। जैसे ही हरीम और उसकी अम्मी अब उसके अब्बू के पास पहुंचते हैं तो उसका अब्बू कहता है कि वो लड़की कौन थी और वो जो लड़का आया था वो कौन। फिर हरीम बताती है कि वो लड़का जो है मेरी दोस्त समीन का मंगेतर था। तो उसका अब्बू हैरान हो जाता है सुनकर कि मंगेतर होने के बावजूद भी तुम्हारी दोस्त के ये लक्षण थे, ये हरकतें थी कि वो किसी और गैर मर्द के साथ घूम फिर रही थी। ये सब बातें हरीम सुन रही थी। इसकी अम्मी भी पास खड़ी होती है। तभी हरीम का अब्बू कहता अगर मैं उस लड़की को अब तुम्हारे आसपास देखूंगा तो तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें घर में बिठा दूंगा। हरीम का अब्बू हरीम को डांट रहा होता है, उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तो हरीम अपने अब्बू कहते हैं अब्बू आप मुझसे ऐसी बातें ना करें, मैं इस मामले में कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और उसने ये सब क्यों किया। लेकिन हरीम का अब्बू से कहता है कि अगर मुझे कुछ और लोगों से पता चला कि तुम भी इसमें इन्वॉल्व थी तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हरीम ये बातें सुनकर चली जाती है। हरीम की अम्मी कहती है कि बेटी से ऐसे बातें नहीं करते। तो दूसरी तरफ हरीम जो है आके अपने रूम में बैठती है और उसके दिमाग में उल्टा सीधा चल रहा होता है। वो चाले चलने के लिए तैयार होती है, वो कुछ उल्टा सीधा जरूर सोच रही है। वो अपने अब्बू की बात याद कर रही होती है कि मेरे अब्बू ने मुझसे ऐसे किया, लेकिन वो गलत सोच रही होती है। दूसरी तरफ जो है समीन की सिस्टर इकरा और उसकी अम्मी बैठे होते हैं। समीन के पास औरतें आती हैं, वो मोहल्ले की औरतें उल्टी सीधी बातें कर रही होती है, समीन सुन रही होती है। दूसरी तरफ हरीम जो है एक मोहल्ले की आंटी को बुलाती है ताकि मेरा रिश्ता वहाँ ख़त्म हो जाए। वो सारी ये चालें चल रही होती है। दूसरी तरफ समीन की अम्मी समीन के पास आती है और समीन को कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर गई थी, लेकिन समीन अपनी अम्मी को बेगुनाही का यकीन दिलवा रही होती है। लेकिन समीन की अम्मी ये बात नहीं मान रही होती है और समीन को कह रही होती है कि तुम अब ये सोचना छोड़ दो कि कोई होगा जो तुम्हारे आंसू पूछेगा। समीन ये सुनकर अपनी अम्मी को बार बार कह रही होती है अम्मी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी। लेकिन उसकी अम्मी ये कहकर चली जाती है।